हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड मैराथन क्लास लेके आए हैं, जिसमें आपके सारे टॉप चैप्टर और सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में क्लियर होंगे। इसमें हमने आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा और सारे चैप्टर को क्लियर किया है। जिन्होंने अभी तक इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं की है वो इस मैराथन क्लास के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, या जिन्होंने इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई है वो अपना रिवीजन इस क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। इस एक वीडियो में आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर गेन कर सकती हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक लिए गए हैं वो सभी सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे एग्जाम के लिए हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक को मिस नहीं कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? ये पढ़ने व लिखने के प्राथमिक कौशल को विकसित करता है। यह कोई नया मेथड नहीं है, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। इसमें टीचर क्या करते थे, जो भी सेंटेंस होते थे उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके बताते थे, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। आइए इसमें पढ़ते हैं क्या दे रखा है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू। ये मेथड कोई नया नहीं है। इट हैज़ डिफरेंट नेम। इसे डिफरेंट नामों से जाना जाता है। वट इट हैज़ बीन यूज बाई लैंग्वेज टीचर फॉर मैनी ईयर्स। ये जो भाषा शिक्षक होते थे उनके द्वारा बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। इट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप आर रीडिंग एंड राइटिंग। इसके द्वारा जो हमारे प्राइमरी स्किल होते हैं, रीडिंग लिखना और पढ़ना, वो अच्छे से डेवलप किए जा सकते हैं। अब इसके क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं? सबसे पहला इसमें एक्यूरेसी रहती है, करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर की करेक्ट नॉलेज हो जाती है बच्चे को, उसे ग्रामर से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पूरी जानकारी इस मेथड के थ्रू हो जाती है। और इसमें टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करके बताते हैं तो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ लेता है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। ओवर क्राउडेड क्लास, जो जिन क्लासों में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं उन क्लासों के लिए भी उपयोगी रहता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं, अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करके उन्हें अच्छे से रूल्स के अकॉर्डिंग बताते हैं तो वे उस चीज़ को जल्दी समझ लेते हैं। तो बच्चे कम और ज़्यादा होने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भीड़ भाड़ वाली क्लासों में भी ये मेथड उपयोगी रहता है। यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें रीडिंग और राइटिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ये दोनों स्किल हमारे प्राइमरी स्टेज पर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए ये प्राइमरी स्टेज पर यूजफुल है। आपका 2 मार्क्स में भी आए तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बाइलिंगुअल मेथड। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि बाइलिंगुअल मेथड के खोज किसने की थी या इन्वेंटेड किसने की थी। तो आप लिख देंगे C.J. डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी। यह आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अब बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। दिस मेथड इन विच 2 लैंग्वेज आर यूज्ड। इस मेथड में 2 लैंग्वेज का यूज किया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये किस किस का कॉम्बिनेशन है? डायरेक्ट मेथड का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन है। तो आप लिख देंगे बाइलिंगुअल मेथड। मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग। इसमें मदर टंग का यूज मीनिंग को क्लियर करने के लिए किया जाता है, लेकिन केवल टीचर ही यूज करते हैं, स्टूडेंट को इसकी परमिशन नहीं होती है। मदर टंग के जो मीनिंग उन्हें क्लियर नहीं हो रहा है, टीचर उसे मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं। अब आइए इसकी मेरिट से देखते हैं। टाइम एंड लेबर सेव्ड। इसमें टाइम की बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है, क्योंकि जो चीज़ स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही है अगर टीचर उसे मदर टंग में ट्रांसलेट करके बता देंगे तो इसमें उसका टाइम भी बचेगा और लेबर की भी बचत हो जाएगी। सेकंड है इसमें ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि टीचर इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो हिंदी में या मदर टंग में ट्रांसलेट करके समझा देते हैं और बच्चे से आसानी से समझ लेते हैं। अब इसकी डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1 है रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस नो अटेंशन। इनमें रीडिंग पर राइटिंग की प्रैक्टिस पर कोई भी अटेंशन नहीं दिया जाता है। और सेकंड है लैंग्वेज मिक्स हैबिट्स।
बच्चे दो भाषाओं को सीखते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब एक भाषा को ठीक प्रकार से नहीं सीख पाते हैं, दोनों भाषाओं को मिक्स करने लगते हैं और इस तरह से उन्हें किसी भी भाषा का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं हो पाता है। ये आप बाइलिंगुअल मेथड हो गया हमारा, पहला था ग्रामर ट्रांसलेशन, सेकंड बाइलिंगुअल। अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो था हमारा इंडक्टिव मेथड पर आधारित था। तो इंडक्टिव मेथड कौन सा होता है, जिसे आगमन विधि के नाम से हम जानते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल से रूल्स की ओर जाते हैं। इसमें मेन फोकस था स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। इन्होंने किस पर फोकस दिया, स्पीकिंग पर, बोलने पर और सुनने पर। डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड, ये एक नेचुरल मेथड है। बिकॉज टीचर टीचेज इंग्लिश टू इंग्लिश, क्योंकि इसमें जो टीचर होती हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वे कोई भी हिंदी वर्ड यूज नहीं करती हैं, ना मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताती हैं। ये पूरा प्योर इंग्लिश ही में ही समझाते हैं और इंग्लिश में ही बताते हैं। मेरिट्स क्या, इन फ्रंट ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट। इसमें जो टीचर होते हैं, अगर कोई चीज बच्चे को इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो वो उस ऑब्जेक्ट को बच्चे के सामने शो करते हैं, जिससे कि बच्चा उसे समझ जाए। तो इसका एक फायदा ये होता है कि जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट वो दिखाते हैं उससे बच्चे को अच्छे से समझ आ जाता है। सेकंड है हार्ड वर्क फॉर एक्सप्लेनेशन। इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि बच्चे की अगर मदर टंग में वो बता देता तो बच्चा आसानी से सीख लेता है, लेकिन उसे तो मदर टंग का यूज़ करना ही नहीं है, इंग्लिश में ही बताना है। तो उसके लिए टीचर को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है, जिससे कि वो क्लास में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सके। अब इसकी डिमेरिट्स क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट फोकस। इसमें रीडिंग पर और राइटिंग पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोजेक्ट आपको शो करना होगा, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके लिए आपको टीचिंग एड्स यूज करनी होंगी, तो उन सब में ये एक्सपेंसिव हो जाता है, उन्हें बनाने में या उनका इस्तेमाल करने में क्लास में एक्सपेंसिव है, हर कोई टीचर नहीं कर सकता इतना एक्सपेंस। नेक्स्ट है टाइम टेकिंग। इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर क्लास में दिखाएंगे या समझाएंगे तो उसमें टाइम भी टीचर का बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें रीडिंग राइटिंग पर भी फोकस नहीं है, एक्सपेंसिव है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब हमारे फोर्थ मेथड कौन सा है, डॉक्टर वेस्ट मेथड। ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि डॉक्टर वेस्ट मेथड की किसने इन्वेंटेड किया था, तो आप लिख देंगे डॉक्टर MP वेस्ट। इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर MP वेस्ट। और जो डॉक्टर वेस्ट मेथड था उसमें सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया था रीडिंग के ऊपर। किस पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया था, रीडिंग पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया। उनके अनुसार बच्चे को रीडिंग करना आना, रीडिंग की हैबिट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग इज अ शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग। रीडिंग के माध्यम से वह आसानी से सीख सकता है। वे ये सोचते थे अगर बच्चे को रीडिंग करना आ जाए तो वे इंग्लिश आसानी से सीख जाएगा। इसमें मेरिट्स क्या थी इसकी, स्टूडेंट डू नॉट ओवरलोडेड विद ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें स्टूडेंट के ऊपर ग्रामर के रूल का कोई भी ओवरलोड नहीं रहता था, क्योंकि उन्होंने कोई नियम बताए ही नहीं थे, उन्होंने केवल यही कहा था कि बच्चे को रीडिंग पर फोकस करना है। सेकंड है डेवलप रीडिंग हैबिट। इनके अनुसार बच्चे को रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। इन्होंने दो बातों पे ध्यान दिया कि रीडिंग पे हैबिट डेवलप करनी है और ग्रामेटिकल रूल्स का कोई भी लोड नहीं होना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनके अनुसार तो रीडिंग हैबिट को उन्होंने डेवलप करना है। अब इसकी डिमेरिट्स से देखते हैं क्या है, इग्नोर स्पीकिंग राइटिंग एंड लिसनिंग। इन्होंने स्पीकिंग को, राइटिंग को और लिसनिंग को, तीनों चीज़ों को इग्नोर कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया इन तीनों स्किल पर, केवल किस पर ध्यान दिया है, रीडिंग पर। नेक्स्ट है हमारा टीचर शुड रिक्वायर टू एक्सप्लेन सम मीनिंग। इनके अनुसार टीचर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, अगर उसे टीचर नहीं मिलेगा तो वो उसे क्लास में बोरियत होने लगेगी और वो इंटरेस्ट भी नहीं लेगा। इसलिए ये इनकी डिमेरिट्स है मेथड की कि इनमें टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने इन तीनों स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग को इग्नोर किया और इनके अनुसार टीचर की कोई रिक्वायर नहीं है किसी भी मीनिंग को एक्सप्लेन करने की। बच्चा रीडिंग करके अपने आप ही स्वतः ही सीख जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा ऑडियो वीडियो मेथड। ऑडियो मतलब
सुनना और वीडियो मतलब देखने वाला, तो इसमें सुनने और देखने वाले से रिलेटेड है। मोर इफेक्टिव मेथड फॉर इंग्लिश टीचिंग, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि बच्चे को हम ऑडियो एड्स या वीडियो एड्स या ऑडियो वीडियो एड्स जो भी हमारी टीचिंग सामग्री होती है वो अगर दिखाते हैं तो बच्चा उसे बहुत ही आसानी से सीख लेता है और इंटरेस्ट भी लेता है। सेकेंड पॉइंट है, दिस मेथड वॉज डेवलप इन यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। ये जो मेथड डेवलप हुआ था ये यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड वार सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डेवलप हुआ था। थर्ड है, द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ द प्यूपिल बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो वीडियो मेथड। टीचर जो है बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है इस ऑडियो वीडियो मेथड के द्वारा, क्योंकि जो उन्हें टॉपिक पढ़ाना है उससे रिलेटेड कोई भी वो ऑडियो दिखाते हैं या ऑडियो सुनाते हैं या वीडियो दिखाते हैं तो बच्चे उससे अट्रैक्ट होते हैं और उसे आसानी से सीख लेते हैं। अब ये भी आ सकता है आपका शॉर्ट में कि क्या टाइप्स होते हैं ऑडियो वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ऑडियो एड्स होते हैं वो हमारे सुनने वाले होते हैं जिनसे हम सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, ये सब हमारे ऑडियो एड्स हैं जिनसे हम सुन सकते हैं। और ऑडियो विजुअल एड्स जिनसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे टीवी है या टेलीविजन है शॉर्ट में जिसे टीवी कहते हैं, इसमें हम वीडियो देख सकते हैं सुन भी सकते हैं, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। सिनेमा उसमें भी हम वीडियो को देख सकते हैं सुन सकते हैं, तो ये हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। और थर्ड है हमारा सिंपल विजुअल एड्स, जिसमें हम केवल सिंपल रूप में देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, जैसे ब्लैक बोर्ड है, बुक है, चार्ट है, मॉडल है, इन सब में हम केवल सुन सकते हैं देख नहीं सकते। तो ये 3 एड्स हो गए हमारे, ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स और सिंपल विजुअल एड्स। अगर इनके टाइप से पूछे तो आप ये लिख सकते हैं शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में। अब नेक्स्ट है हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो जानते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। इसमें वर्ड मतलब शब्दों को एक सर्टेन निश्चित क्रम में लगाया जाता है कि उसका कुछ अर्थ निकले, उसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकले, शब्दों को इस क्रम में लगाना की व्यवस्था है जिससे कि शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ निकले। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे, डिफरेंट अरेंजमेंट के वर्डों का डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है जिसे हम सकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं। और सेकंड है हमारा इज ही पुअर, क्या वह गरीब है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसों का डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया और डिफरेंट मीनिंग हो गया। एक चीज और, स्ट्रक्चर अप्रोच में बच्चों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा तो नहीं करते हैं सीता गाना गाती है ये हमारा सेंटेंस है, ये राइट सेंटेंस है क्योंकि इसमें जहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पर सब्जेक्ट है, जहाँ पर वर्ब होनी चाहिए वहाँ वर्ब है और जहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं कर देंगे सीता गाती गाना है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर अप्रोच है उसमें यही बताया गया कि जो शब्द होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए और उनका मीनिंग निकलना चाहिए, ऐसा नहीं हो मीनिंगफुल ना हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम क्या होते हैं, जैसे बच्चों को जब पढ़ने में बोरियत होने लगती है तो हम बच्चों को भाषा सिखाने के लिए लैंग्वेज गेम कराते हैं जिससे कि वो उस भाषा को आसानी से सीख लेते हैं। तो ये क्या है देखिए, आइए देखते हैं। मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, इसके माध्यम से हम पाठ को रुचिकर बना सकते हैं और बच्चे इंटरेस्ट लेने भी लगते हैं लैंग्वेज गेम के माध्यम से। सेकंड है कनेक्ट विद द लाइफ ऑफ चाइल्ड, इस जो भी हम गेम कराते हैं वो बच्चों की लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए। थर्ड है लैंग्वेज गेम डेट प्ले अ बिग रोल इन लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश को सिखाने में लैंग्वेज गेम सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लैंग्वेज गेम की है। लैंग्वेज गेम मेक इट इजी टू लर्न इंग्लिश, लैंग्वेज गेम के माध्यम से इंग्लिश को सीखना बहुत आसान हो जाता है। फिफ्थ है इन दिस वे वी कैन टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रन वेरी इजीली, इसके माध्यम से इंग्लिश बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और रुचि लेते हैं। अब लैंग्वेज गेम के क्या क्या टाइप्स होते हैं
क्वेश्चन गेम है, पहला। सेकंड है स्पेलिंग कंप्लीशन गेम है। थर्ड है रीडिंग गेम है और फोर्थ है रिवीजन गेम है। एक एग्जाम्पल देके आपको टाइप से बता देते हैं किस तरह। जैसे स्पेलिंग कंप्लीशन गेम है, इसमें दो ग्रुप में टीचर बच्चों को बांट देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए एक स्पेलिंग को, अधूरी स्पेलिंग को ब्लैक बोर्ड पर लिखती है और बी ग्रुप को वो स्पेलिंग पूरी करने को दी जाती है। जो ग्रुप जितनी ज्यादा स्पेलिंग पूरी कर देता है उसके उतने ज्यादा मार्क्स होते हैं और जो जिस ग्रुप के ज्यादा मार्क्स होते हैं वही ग्रुप विनर बन जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे स्पेलिंग को पढ़ना और स्पेलिंग लर्न भी हो जाती है उन्हें आसानी से। जब स्पेलिंग हमें लर्न करानी हो तो स्पेलिंग कंप्लीशन गेम को हम क्लास में करा सकते हैं। तो ये आप टाइप से लिख सकते हैं। आपसे आ जाए पूछने को कि लैंग्वेज गेम कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चंस गेम, स्पेलिंग कंप्लीशन गेम, रीडिंग गेम और रिवीजन गेम, ये 4 टाइप्स होते हैं। और लैंग्वेज गेम का सबसे ज्यादा यूज क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में और बच्चे को आसानी से सिखाने में किया जाता है। जो टॉपिक टिपिकल होते हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उस टॉपिक को भी हम लैंग्वेज गेम के माध्यम से आसानी से सिखा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस एक शब्दों का समूह है जो एक कर्ता और एक विधेय रखता है। कर्ता, सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट होता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल द्वारा हमने बताया आपको कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो सीता है हमारी वो हमारी सब्जेक्ट हो गई और इज ए ब्यूटीफुल गर्ल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी प्रकार से राम इज ए गुड बॉय, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज ए गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, की सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपका शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे सकारात्मक वाक्य के नाम से हम इन्हें जानते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये हमारा सकारात्मक सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो गया। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य के नाम से जानते हैं, जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो जहाँ पे नॉट आ जाएगा वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जैसे इज राम ए गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है? क्या, क्यों, कब, कैसे, ये शब्द जब आ जाते हैं वाक्य में तो हमारा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फोर्थ है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। जैसे सिट डाउन, बैठ जाइए, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम हुर्रे, आहा, ओहो और एक्सक्लेमेशन साइन भी लगता है। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, आहा हम मैच को जीत गए, खुशी मनाने के लिए। कभी कभी एक 6 टाइप और है इसमें, वैसे मेन 5 ही होते हैं, लेकिन एक और इसमें ऐड कर दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वो वाक्य इसमें आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो कहीं कहीं आपको 5 टाइप्स मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 6 भी टाइप मिलेंगे। OPTATIVEJ हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें आपके प्रार्थना करना, किसी के लिए प्रे करना, उस टाइप के सेंटेंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंचुएशन। पंचुएशन किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे जानेंगे। पंचुएशन इज द सोल ऑफ पैसेज। पंचुएशन पैसेज की एक आत्मा होती है, जो पैराग्राफ होता है उसकी एक आत्मा होती है। पैसेज इज मीनिंगलेस इफ द पंचुएशन इज फुल ऑफ एरर। अगर आपके पंचुएशन में बहुत सारी गलतियां हैं तो पैसेज जो है आपका वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो पंचुएशन के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप है फुल स्टॉप, जिसे डॉट्स लगाते हैं। ये वाक्य पूरा होने के बाद हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो यह हमारा सेंटेंस पूरा हो गया, इसलिए हमने इसमें पंचुएशन का यूज किया है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कब लगाते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसके व्हाट है, वाई है, इस टाइप के जो भी वर्ड आते हैं वो हमारे क्वेश्चन प्रश्नवाचक
सेंटेंस बोले जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, तो उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। थर्ड है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें एक लाइन खींचती है और नीचे बिंदी लगाते हैं, इसमें हम खुशी जाहिर करते हैं। तब खुशी जाहिर करने में या बहुत सी बातों में सेंटेंस का यूज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है जहां भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वहां पे एक्सक्लेमेशन साइन लगा होगा। जैसे इसे देखिए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच को जीत गए, तो हुर्रे के बाद यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है सेंटेंस पूरा होने के बाद। कॉमा, ही इज टॉल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। जब हम थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप से कम देर के लिए रुकते हैं तो हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ही इज टॉल, टॉल है, स्मार्ट है और इंटेलिजेंट बॉय, तो टॉल के बाद हमने यहाँ पे कॉमा का यूज किया है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा हमने मोस्टली देखा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ये कॉमा हो गया और जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है। प्लीज हेल्प मी, मेरी सब मदद कीजिए, मेरी मदद करो, तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया और ये हमारा कॉमा हो गया। नेक्स्ट है किसी का कहा हुआ कथन भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है स्लैश। स्लैश, जब जो ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करना हो तो हम स्लैश का यूज करते हैं। जैसे देखिए, प्लीज एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही या सी अराइव, तो ये हमने चॉइस के लिए रखा है, या तो ही हो सकता है या सी हो सकता है। जब हम चॉइस के लिए रखते हैं तो स्लैश का यूज करते हैं। हाइपन, सी इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, जब एक वर्ड के बीच में हमें डैश देना होता है तब हम हाइपन का यूज करते हैं। सेमी कॉलन, जब हमें कॉमा से भी कम देर के लिए रुकना होता है तब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। 15 जनवरी, यहाँ कॉमा लगाया, फिर यहाँ सेमी कॉलन लगाया 2010, फिर 23 मार्च 2012 पे यह हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो सेमी कॉलन का यूज कहाँ पर किया है? 15 जनवरी हमने कॉमे का यूज किया, फिर उसके बाद हमें रुकना है तो उसके बाद हमने सेमी कॉलन का यूज किया, एक डॉट और कॉमा का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल हमारे 3 होते हैं, ए, एन और दी। ये तो सभी जानते हैं आर्टिकल 3 होते हैं, लेकिन ये द वर्ड्स ए, एन और दी आर स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। लेकिन आर्टिकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारा द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। अब द का यूज हम क्या करते हैं? कोई भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, किसी भी रिवर के, द गंगा, द हिमालय, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भागवत, द गीता, किसी भी पुस्तक के नाम से पहले। रिलीजियस बुक होनी चाहिए, धार्मिक बुक के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर के नाम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले, रिवर के नेम से पहले। ऐसे ही कुछ सेलेक्टेड चीजें यहाँ पर हम द का यूज करते हैं। और ए और एन का यूज किस तरह से करते हैं? ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड आए जहाँ, वहां पर हम ए का यूज करते हैं। जैसे है तो ए का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। ऐसे ही और भी कोई वर्ड्स ले लीजिए जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आए, वहां पर हम ए का यूज करेंगे। और एन का यूज जहां पर वॉवेल साउंड आए, वॉवेल ही से नहीं मतलब है, आपको साउंड को भी देखना। इस तरह से देखिए, ऑनर, HONOUR। अब आप कहेंगे इसमें तो हमें ए लगाना होगा क्योंकि ये एच है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें आपको साउंड भी देखनी है। ऑनर में आ की साउंड आ रही है, आ साउंड हमारी वॉवल साउंड है, इसलिए हम ए का नहीं यहाँ पर एन का यूज करेंगे। ऑनर है, आवर है, इन सब में हम एन का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर साउंड वॉवल की आ रही है, तो हम एन का यूज वॉवल साउंड को देख के करेंगे और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड को देख के करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन किसे कहते हैं और नाउन के क्या टाइप्स हैं? ये आपका एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि नाउन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। यहाँ पे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल्स हो और थिंग हो, वो सब हमारा क्या होता है? नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, बुक, राम, कानपुर, ये सब हमारी क्या है? नाउन है। हम नाउन के टाइप्स देखते हैं। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो जाति को बताए, जैसे बॉय है या गर्ल है,
जब बॉय और गर्ल का नाम नहीं आएगा तो हमारा कॉमन नाउन में आएगा, लेकिन जब बॉय का नाम आ जाएगा, जैसे राम आ गया नाम, गर्ल का नाम आ गया सीता, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती हैं। तो जब नाम आएगा बॉय या गर्ल का तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, लेकिन जब बॉय या गर्ल आएगा तब हमारा कॉमन नाउन में आएगा। अब थर्ड है हमारी मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन में कोई भी मैटेरियल आ सकता है, जैसे वुड है, मिल्क है, ये सब हमारा मैटेरियल नाउन है। नेक्स्ट है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में नेवी, मतलब जो एक समूह में रहते हैं वहां होती है कलेक्टिव नाउन। नेवी या क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो क्लास भी हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई। नेक्स्ट है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जैसे फियर, एक भय जो देख नहीं सकते, केवल हम महसूस करते हैं। एंगर, क्रोध होना, देख सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जिसे हम देख नहीं सकते वो सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो ये नाउन के 5 टाइप्स हो गए: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन है: प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो हम नाउन के स्थान पर वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे। जैसे आप कोई भी ऐसे लिख रहे हैं तो जैसे काव के ऊपर लिख रहे हैं या किसी के भी ऊपर लिख रहे हैं तो उसका नाम बार बार नहीं रिपीट करेंगे, उसके लिए हम ही या सी या इट का यूज करती है, तो ये वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो 8 होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मतलब आई, वी, यू, आई, वी, अस इनका यूज करती हैं। सेकंड होता है हमारा, सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे। थर्ड है हमारा डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन में माई या योर आता है। 4 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें आइदर और नाइदर आता है। 5th है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 6 है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसमें वन, नन ऑफ यू आता है। 7 है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में हुज, हुम, व्हाट। और 8 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें हु और विच आता है। तो ये आपके 8 टाइप्स हो गए प्रोनाउन के और ये प्रोनाउन की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जेक्टिव। किसे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण या एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो जो गुड आ रहा है वो हमारा एग्जेक्टिव हो गया क्योंकि वो राम की विशेषता बता रहा है। तो जो भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे एग्जेक्टिव कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा What do you mean by parts of speech? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। द मेजर कैटेगरी इन टू विच द वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मेजर कैटेगरी है वोकेबलरी की भाषा सीखने के लिए उसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। उसके 8 पार्ट होते हैं। पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, थर्ड वर्ब है, 4 एग्जेक्टिव है, 5 एडवर्ब है, 6 प्रीपोजिशन है, 7 कंजंक्शन है और 8 इंटरजेक्शन है। ये 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट। कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। अब इसमें साइलेंट लेटर बताना है कौन सा है। जैसे साइकोलॉजी है, कॉलम है और नाइफ है। तो साइकोलॉजी में पी लेटर साइलेंट होता है, कॉलम में एन लेटर साइलेंट होता है और नाइफ में के लेटर साइलेंट होता है। इसी प्रकार के और भी वर्ड्स हैं जो आपको दे सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा लेटर साइलेंट है। शब्द में बताइए कौन सा लेटर साइलेंट है, तो आप पढ़ के बता देंगे उसे। नेक्स्ट है हमारा, गिव द मीनिंग ऑफ कंजंक्शन विद एग्जाम्पल। कंजंक्शन का मीनिंग बताना है और उसका एग्जाम्पल देना है। तो कंजंक्शन इज अ जॉइंट वर्ड्स। कंजंक्शन जॉइंट वर्ड्स होता है। इट जॉइंट वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। कंजंक्शन जो होता है वो वाक्य के समूह को और सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखिए, मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। तो मोहन और राम को किससे जोड़ा गया है? एंड से जोड़ा गया है, जो हमारा कंजंक्शन है। मोहन और राम भाई हैं, तो कंजंक्शन का यूज किया है मोहन और राम को जोड़ने के लिए।
नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द सूटेबल आर्टिकल। एक एग्जाम्पल दिया हमने आपको, इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है आर्टिकल फिल करने को। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, एप्पल में ए आ रहा है, ए हमारा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हम ए एन का यूज करेंगे। ऐसे ही ऑरेंज आ रहा है यहाँ पे, तो भी हम यहाँ ए एन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें साउंड भी वॉवल की आ रही है और लेटर भी वॉवल है। और नेक्स्ट है हमारा गुआवा, गुआवा में गा आ रहा है और जी है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए का यूज कर। इस तरीके का एग्जाम्पल इसलिए दिया है जिससे कि आपको पता लग जाए कि आर्टिकल किस तरह से फिल करने को एग्जाम में आएगा। इससे आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गिव द टू एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री की टीचिंग कराने के क्या एम होते हैं वो बतानी है। द इनेबल स्टूडेंट टू एप्रिसिएट द ब्यूटी, इसके बारे में स्टूडेंट ब्यूटी को एप्रिसिएट करना सीख जाते हैं, ब्यूटी के बारे में जानते हैं। सेकंड, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोएम, पोएम जो हम गाते हैं तो उसकी एक रिदम होती है, एक लय होती है और एक स्टाइल होती है। तो अगर पोइट्री हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे एक लय में गाना, एक रिदम में गाना अच्छे से सीख जाते हैं। तो एक तो नेचर के बारे एप्रिसिएट करना सीख जाते हैं, दूसरे एक लय और एक तुक और एक गति में गाना भी सीख जाते हैं। ये 2A में आपकी टीचिंग पोइट्री की। हम नेक्स्ट है डिस्क्राइब फाइनाइट्स वर्ब, क्या होती हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो फाइनाइट्स वर्ब आर यूज टू अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है वो जेंडर, नंबर और टेंस जो हमारे सब्जेक्ट में यूज होते हैं उसके अनुसार करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा देखिए, आई, यू, वी, दे। तो हम ये चारों चीजें किसके हिसाब से करेंगे, हमने जेंडर के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग। आई है तो एम का यूज करेंगे, यू है तो आर का यूज करेंगे, वी है तो आर का यूज करेंगे, दे है तो आर का यूज। तो ये सब हम जेंडर, नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब जो फाइनाइट्स वर्ब होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं हमारी, एक ट्रांजिटिव, एक इंट्रांजिटिव, एक अलेक्जरीज वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है, मतलब जिसमें कर्म होता है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है तो पुस्तक हमारा कर्म हो गया और सीता हमारी कर्ता हो गई और पढ़ना हमारा वर्ब हो गया। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इसमें कर्म है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया के नाम से जैसे जानते हैं, जैसे सीता रोती है तो इसमें कोई भी कर्म नहीं दे रखा है। अलेक्जरी वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, सेल, ये सब हमारी अलेक्जरीज वर्ब होती हैं। तो ये 3 टाइप्स हो गए, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, अलेक्जरीज वर्ब। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग। इस तरह से आपको स्पेलिंग कंप्लीट करने को भी आ सकती हैं। जैसे ये देखिए, ये नॉलेज की स्पेलिंग है KNOWLEDGE, ये एलिमेंट्री की है ELEMENTARY, ये कमीशन की है COMMISSION, ये नाइफ की है KNIFE। इस तरह से आपको कोई भी स्पेलिंग एग्जामिनर दे सकता है कंप्लीट करने को। नेक्स्ट है हमारा गिव द प्लूरल्स नंबर। प्लूरल्स बनाने को भी आ सकते हैं, जैसे फैमिली है तो फैमिली का क्या बनेगा, यहाँ पे लास्ट में बाई आता है तो बाई को हटा के हम IES लगा लेते हैं। ये किसी में भी हो सकता है, जैसे BABY आता है। अगर बेबी का बनाने को अगर आपको आएगा तो आप बाई हटा के BABIES, तो बाई को हटा के हम IES लगा सकते हैं। ऐसे ही फैमिली में दे रखा है आपको FAMILY दे रखा है तो आप बाई हटा के IES लगा सकते हैं। बफेलो है तो बफेलो OR आए लास्ट में तो हम ES का यूज करेंगे। डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा, वॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाएगा। ये हमारे सिंगुलर प्लूरल्स हैं, ये भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ सेंटेंस दे सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन टाइप से आपको करेक्ट करने को। जैसे इसमें देखिए, नाइदर मीरा नॉर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। तो नाइदर और नॉर का यूज हुआ है, तो नाइदर और नॉर के यूज में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हैज आ जाएगा हैव की जगह, इसमें ये मिस्टेक है। अब सेकंड देखिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग।
तो सीनरीज जो है वो हमारा सीनरी होता है, सही वर्ड सीनरीज नहीं होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल्स में सेम रहता है। तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज हो जाएगा और चार्मिंग हो जाएगा, चार्मिंग दे ही रखा है। तो हमेशा ध्यान रखिए सीनरीज आपको जहां भी दे रखा है वह रॉन्ग है, सीनरी आएगा। नेक्स्ट है थर्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें भी कैटल जो है कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। जहां पे भी आपको कैटल्स दे रखा हो वहां पे आपको कैटल करना होगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से एक और, ही गेव मी एन एडवाइस। इसमें आपको राइट करने को आ सकता है कि इसमें मिस करेक्ट करिए। तो एडवाइस से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करती हैं, तो इसमें एन नहीं आएगा। एडवाइस से पहले कभी भी ध्यान रखिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से करेंगे। ही सेड आई एम हंगरी। तो आपको ये पता होगा जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम उसे जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को डैश डेट का यूज करती है। ही सेड टू होता है यहाँ तो टोल्ड हो जाता, लेकिन यहाँ टू नहीं दे रखा है तो सेड का सेड हो जाएगा। ही सेड डेट, आई का फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही हो जाएगा। एम का वॉज हो जाएगा, ये प्रेजेंट में दे रखा है, पास्ट में हम वॉज लगाएंगे तो ही वॉज हंगरी। ही सेड दैट ही वॉज हंगरी, ये राइट सेंटेंस हो गया। अब सेकंड देखते हैं। राजू सेड रमेश हैज बीन ईटिंग फूड। तो इसमें भी सेड दे रखा है तो सेड का सेड ही रहेगा, डेट हम जोड़ देंगे इसमें। रमेश हैज बीन है, ये हमारा पास्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है, इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगा देंगे, तो हैज की जगह हैड हो जाएगा। ईटिंग फूड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है इसलिए हमने हैड बीन का यूज किया है। ये पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देती हैं तो हैड का यूज हो जाएगा ना। नेक्स्ट है हमारा, द टीचर सेड द सनराइज इन द ईस्ट। द टीचर सेड दैट, इनमें कोई सेंटेंस में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर किसी का कहा हुआ कथन है जो राइट है तो उसमें हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बस दैट का यूज लगा के पूरा कर देंगे। इसमें देखिए द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सेम ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि सूरज पूरब से निकलता है, ये एक सत्य कथन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसमें इसके कोई भी चेंज नहीं होगा, केवल दैट से जोड़ दिया जाएगा इसे। नेक्स्ट है हमारा, आई सेड डू द वर्क। तो आई सेड हो गया, डेड लगाएंगे, आई को आई के अनुसार आई ही रहेगा, और सेल है विल है, इनका क्या होता है सेल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, तो यहाँ शुड डू द वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ही सेड द ओल्ड मैन इज अनवेल। तो ही सेड डेट से जुड़ जाएगा, द ओल्ड मैन इसकी जगह वॉज हो जाएगा, जो प्रेजेंट में फास्ट में बदल देंगे वॉज अनवेल। अब नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं पैसिव वॉइस भी। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करती है और ऑब्जेक्ट को हम बाई से जोड़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस। तो इसमें अस जो दे रखा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा अस का बी हो जाएगा। और ये हमारा किस में दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम इज एम और आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज एम और आर का यूज करते हैं। तो इसमें बी दे रखा है इसलिए यहाँ पे हम इसका नहीं आर का यूज करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। और टीचर्स की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट टू साइंस, और हम जे महेश को ऑब्जेक्ट से बाई से जोड़ देंगे वाई महेश। वी आर टॉट टू साइंस वाई महेश, बी हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज एम आर का यूज करते हैं तो आर आ गया। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो गई, टू साइंस ऑब्जेक्ट को वाई से जोड़ देंगे वाई महेश। ऐसे ही सेकंड देखिए, रामा हेल्प हरी। तो हरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ हरी, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है क्योंकि हेल्प में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगता है, ये पहचाने। तो यहाँ पे जो जब पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर का यूज करेंगे। हरी हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने इज का यूज किया है। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाएगी और वाई से ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, वाई रामा। ऐसे ही हमारा थर्ड है सी इन्वाइटेड मी होम, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। इन्वाइटेड है, ये पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने में वॉज और वर का यूज करते हैं, तो यहाँ वॉज आ जाएगा। इन्वाइट की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड होती है, इन्वाइटेड लगा दी एट होम, और हम इसे सी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, वाई से सी का हर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 मोहिनी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, तो ए सॉन्ग हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है, उसमें हम VEING का प्रयोग करते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो वी सिंग की थर्ड फॉर्म संग, वाई मोहिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिया वॉन द मैच, तो द मैच हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉन दे रखा है। सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आपको दे रखा है। पास्ट इंडेफिनिट में हम वॉज और वर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वॉज होगा क्योंकि एक मैच के बारे में बताया गया। और वॉन थर्ड फॉर्म विन की वॉन होती है, और वाई से हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, वाई इंडिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ये ऐसे किसी में भी दे सकते हैं, आपको पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, कोई भी दे सकता है। ये केवल एक एग्जाम्पल दिया हमने जिससे कि आप समझ पाए किस तरह से एग्जाम में करना है। यू वर स्पीकिंग टू समवन, तो यहाँ वर का यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी, तो यू हैड स्पोकन टू समवन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपके वन वर्ड भी आ सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के एग्जाम में, तो हमने 4 दिए हैं, कोई भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं यही आए आपके। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषाओं को जानता हो उसे क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, भाषा ज्ञानी कहलाता है हिंदी में, उसे कहते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक आदमी एक व्यक्ति द्वारा अपनी लिखा जाता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा के नाम से जानते हैं। जो अपनी जीवन कथा अपने लिए लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये स्टडी ऑफ एनिमल्स, जहाँ एनिमल्स की स्टडी की जाती है वो उसे हम जूलॉजी कहते हैं। हम नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री, इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है, ब्लैंक्स दे रखा है। माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक ऑफ द हिमालय, तो हैवी, इसमें हैवी हैवियर HEAVIER या हैवीएस्ट H, हाईएस्ट हाई, हायर, हाईएस्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनमें वन वर्ड आपके कोई भी एग्जाम में आ सकते हैं, ये हमने 4 आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, जो 2 भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल। नेक्स्ट है वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, लिंग्विस्ट भाषा ज्ञानी। थर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जिसने अपनी जीवन की खुद ही लिखी हो अपनी आत्मकथा, तो उसे कहते हैं हिंदी में आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है ए स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं जूलॉजी। अब नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री, इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी है, तो हाईएस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हाई है, जैसे हाई है पॉजिटिव, तो हायर हो जाएगा कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव हाईएस्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए पॉजिटिव में तो सिंपल होता है, कंपैरेटिव में ER लगाते हैं,
और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं, तो यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा, HIGEST। नेक्स्ट है हमारा चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो एक चीज तो ये पहचान है, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं। दूसरा देन का यूज भी करते हैं हम। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल्स। तो जो भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, आपको ध्यान रखना है देन का यूज करना है और ER का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारी पॉजिटिव डिग्री। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो कैसे बनाएंगे, ए फ्यू बॉय आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो सो एज या एज का भी यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में देन का यूज करती हैं। और सुपरलेटिव की पहचान है, सुपरलेटिव में द आएगा। सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे भी दे रखी होगी द आएगा और लास्ट में EST आएगा। कंपैरेटिव में ER आएगा। अब एक से चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू नेगेटिव। इसमें नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाना, ये आपको सकारात्मक दे रखा है। यू डू योर वर्क रेगुलरली। तो इसे किस में बनाएंगे, तुमने अपना काम रेगुलर करते हो। तो जहाँ पे ता है, ती है, ते है आती हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो उसमें हम डू और डस का प्रयोग करते हैं। डस का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं और डू का प्रयोग प्लूरल्स में करते हैं। तो यहाँ यू दे रखा है, यू हमारा प्लूरल्स है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट का यूज हम करेंगे। अगर यहाँ पे यू की जगह किसी व्यक्ति का राम का नाम दिया होता तो यहाँ पे हम डज नॉट का यूज करते। सिंगुलर होगा तो डज नॉट का यूज करेंगे, प्लूरल्स होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे। अब डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में डिस्क्राइब करना है कि क्या क्या लाभ होते हैं लेसन प्लान के। तो सबसे पहला है सूटेबल इन्वायरमेंट। उसके लिए इन्वायरमेंट सूटेबल होना चाहिए। बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल टीचिंग होनी चाहिए, मतलब बच्चे के जो भी मन के भाव है, बच्चे के हमें जब तक हमें उसके बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में जानकारी नहीं है तब तक हमारी टीचिंग सफल नहीं हो सकती, इसलिए साइकोलॉजिकल टीचिंग होनी चाहिए। लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब सब्जेक्ट मैटर की एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने कोई टॉपिक पढ़ाना, हमने बहुत ज़्यादा लेंथी रख लिया। अगर बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक होता है तो बच्चे उसमें बोरियत होते हैं और क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए आपको एक लिमिटेड मैटर रखना है सब्जेक्ट का। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो एक लक्ष्य निर्धारित होनी चाहिए, उनका एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हमें क्लास में ये एक्टिविटीज करानी है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल एड्स, जो भी आपको सहायक सामग्री यूज करनी है उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, जिससे कि क्लास के टाइम में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट है डेवलपिंग टीचिंग स्किल, आपका टीचिंग स्किल भी डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में टीचिंग करने जा रहे हैं और आपको उस टॉपिक की जानकारी नहीं है, आपको ठीक प्रकार से पढ़ाना नहीं आता, इसलिए टीचिंग स्किल भी डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ थॉर्टिकल नॉलेज इन टीचिंग, थॉर्टिकल नॉलेज का यूज भी आपको टीचिंग में करना आना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग विद कॉन्फिडेंस, जो भी हम टीचिंग कर रहे हो उससे करने में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अंदर से आपके कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टीचिंग में। नेक्स्ट है डिसिप्लिन इन क्लास, क्लास में एक अनुशासन भी होना बहुत जरूरी है, जब तक क्लास में अनुशासन नहीं है तब तक बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आप जो कुछ पॉइंट है ये लेसन प्लान के एडवांटेज के रूप में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान का अर्थ बताना है आपको। द लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट और यूनिट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच अ टीचर टीचेज इन अ डेफिनेट पीरियड। द टीचर ऑफ एवरी स्कूल शुड प्रिपेयर अ लेसन प्लान फॉर 35 to 50 मिनट्स। पाठ योजना यह है कि एक टीचर द्वारा एक निश्चित अवधि में पढ़ाए जाने वाले विषय की छोटी सी इकाई होती है, मतलब एक निश्चित टाइम दिया जाता है। इसमें टीचर को प्रत्येक स्कूल में 35 से 50 मिनट का टाइम दिया जाता है। उस टाइम में टीचर को अपनी पाठ्य योजना जो भी उसका प्लान है वो पूरा करना होता है, पाठ्य योजना को पूरा करना होता है। इसके क्या क्या इसमें
चीज़ें हम रख सकते हैं। लेसन प्लान में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जनरल एम्स, सामान्य उद्देश्य होते हैं। फिर उसके बाद स्पेसिफिक एम, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। फिर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पूर्व ज्ञान के बारे में जाना जाता है। फिर एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग में जो भी हमें स्ट्रेटजी प्रयोग करनी है उसको बारे में लिखा जाता है। फिर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग में हमने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की हैं उसके बारे में। फिर टीचिंग एड्स, कौन सी सहायक सामग्री यूज़ की है टीचिंग में उसके बारे में। फिर कोरिलेट बिटवीन द न्यू नॉलेज ऑफ प्यूपिल्स एंड अदर सब्जेक्ट, मतलब जो भी नॉलेज है उसे अदर सब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टीचर एक्टिविटी, टीचर को क्लास में क्या एक्टिविटी करानी है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट है व्हाट एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्या एक्टिविटी परफॉर्म करानी है उसके बारे में। फिर इवैल्यूएशन ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द प्यूपिल, विद्यार्थियों द्वारा जो अर्जित ज्ञान किया गया उसका मूल्यांकन करने में। तो आपसे अगर लेसन प्लान पूछा जाए तो ये आप तो 2-3 लाइनें लिख देंगे। फिर उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान में, ये 10 स्टेप होते हैं, ये आप लिख देंगे। ये आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं और वेरी शॉर्ट आए तो और छोटा करके इसे आराम से कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट है हमारा एग्जामिन द स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ लेसन, लेसन के टाइप्स बताने हैं क्या क्या होते हैं, संरचनात्मक प्रकार क्या क्या है। सबसे पहला हमारा होता है मैक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग बड़ी होती है, बृहत दृष्टिकोण, बड़े रूप में होती है। इस पद्धति में शिक्षण पद्धतियों के लिए पाठ का जो आकार होता है वो 30 से 45 मिनट में टीचर को पूरा करना होता है। कहीं कहीं ये 30 से 60 मिनट तक का भी पढ़ाने को दिया जाता है। इस टाइम में टीचर को हमने पूरी पाठ योजना को कंप्लीट करना होता है। सेकंड होती है मैक्रो अप्रोच, ये मैक्रो हो गई, ये माइक्रो अप्रोच हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाता है और 5 से 7 विद्यार्थी पढ़ाने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये बहुत कम टाइम की होती है। थर्ड होता है रिटिन फॉर्म, जो भी कॉलेज होते हैं, बड़े कॉलेजों में जब स्टूडेंट जाती हैं तो वहाँ पे एक रिटिन फॉर्म में प्रारूप, पाठ योजना का लिखित प्रारूप पढ़ाया जाता है। जब छात्र अपने शिक्षण का लिखित रूप तैयार करना सीख जाते हैं और फिर पढ़ाई का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो उनके पर्यवेक्षक उन्हें पाठ योजना को उचित सुझाव देते हैं। तो ये सब जो रिटिन फॉर्म होती है ये कॉलेज में यूज की जाती है रिटिन फॉर्म। और फोर्थ होता है अनरिटिन फॉर्म, मतलब जिसमें लिखा नहीं जाता, हमने माइंड में मेकअप कर लिया जाता है कि क्या क्या हमें क्लास में रीड कराना है, कैसे कराना है। इसमें टीचर को कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं, लिखता नहीं है, वो अपने माइंड के हिसाब से सेट कर लेता और फिर वो क्लास में जाके कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इंग्लिश की मैराथन अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसमें हमने सारे टॉपिक्स को लिया, हर चैप्टर के हर टॉपिक को क्लियर कराया। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका छूटा हो। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं की है तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी इंग्लिश की स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।